नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको सीआरपीसी की धारा 482 से जुड़ी जानकारी देंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है और इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति दी गई है और ये शक्ति दिए जाने का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाना है और ये न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी संहिता, अधिनियम, नियम अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। समय, परिस्थितियां, क्षेत्र, काल के अनुरूप सब कुछ बदलता रहता है और अधिनियम, नियमों और संहिता को बनाने वाली विधायिका में इतनी दूरदर्शिता नहीं रहती है कि वो किसी संहिता को परिपूर्ण और अंतिम कर दे। इस समस्या से निपटने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत हाईकोर्ट को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की जाती है ताकि वो न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान समय समय पर उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों का निवारण कर सके। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। धारा 482 से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। धारा 482 से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए, कानूनी सहायता के लिए अगर आपकी कोई भी समस्या है, सवाल है, तो आप इन टीवी स्क्रीन पे चल रहे नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से सहायता ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0120 6127 937 6127 938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए परमानंद जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि सीआरपीसी की धारा 482 क्या कहता है और इसके क्या प्रावधान हैं? आपने अपने ये एक हाई कोर्ट के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति है, ये इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट। ये इनहेरेंट पावर का उपयोग हाई कोर्ट कर सकता है। किस लिए? कि अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट में किसी तरह की कोई अलग गलत ऑर्डर पास हो गया हो या किसी ने एफआईआर गलत किसी के खिलाफ दर्ज करा दिया और उस एफआईआर गलत दर्ज कराने के कारण व्यक्ति का बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, उसको हरेसमेंट हो रहा है और साफ साफ उसमें जाहिर हो रहा है कि ये गलत एफआईआर दर्ज है, तो उस मौके पर हाई कोर्ट उस पर हस्तक्षेप करेगा और धारा 482 के अंतर्गत या तो वो कोर्ट को निर्देश देगा या वो इस चीज को यूं ही कर देगा कि ये एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है यानी रद्द कर दिया जाता है। रद्द करने की प्रक्रिया जब उसको हाई कोर्ट को एक प्रथम दृष्टया एक चीज मालूम हो जाएगी कि नहीं, ये एफआईआर गलत ढंग से दर्ज कराई गई है, गलत उद्देश्यों के लिए कराई गई है, इसमें कोई दम नहीं है, तभी वो करेगा। अन्यथा वो कोर्ट को आदेश देगा कि आप इस ढंग से इस दायरे के अंतर्गत आप जांच करिए और इस पर फैसला दीजिए। ये हाई कोर्ट का ये इनहेरेंट पावर है, ये इनहेरेंट या अंतर्निहित पावर है। उसका उपयोग वो एक चीज बता दें कि 482 के तहत उपयोग केवल जो स्पेयरिंगली जिसको कहते हैं कि बार हमेशा नहीं किया जा सकता है, इसका उपयोग केवल बहुत ही अच्छी ऐसी परिस्थितियों में किया जा सकता है जब और कोई विकल्प न मिल रहे हो, हमारे लिए समाधान न मिल रहा हो, हमारे कानूनी चीज के और समाधान नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट में और कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, तो हम इसी 482 के अंतर्गत याचिका दायर करते हैं और हाई कोर्ट इसका उपयोग करते हुए जब वो देख लेता है कि ये रेयर केस है, ऐसा रेयर केस है कि जिससे बहुत बड़ा उसके साथ एक तरह से अन्याय होगा, तभी वो हस्तक्षेप। जी परमानंद जी, सीआरपीसी की धारा 482 की जरूरत तक क्यों पड़ी है और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि धारा 482 का किन हालातों में इस्तेमाल किया जाता है? धारा 482 के बारे में जो आपने कहा, 1923 में 1870 की जो सीआरपीसी थी
उस समय, अब तो 1973 की सीआरपीसी हमारे सामने आ चुकी है जी। वो उस सीआरपीसी में प्रावधान नहीं था कि कैसे रोका जाए इस ढंग की अंतर्निहित पावर हाईकोर्ट को तब 1923 में ये तय किया गया, वो अंग्रेजों का शासन था, उसमें यह तय किया गया कि हाईकोर्ट को ये अधिकार दिया जाए कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर प्रथम दृष्टया कोई ऐसा आरोप लगाया गया है जिसका कहीं कोई दम नहीं है, उसमें कोई साफ चीज झलक के नहीं आती है, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 482 को जोड़ा गया। तो ये जोड़े हुए भी 1923 का मतलब हो गया आज 2023 है, यानी 100 साल हो गए। 100 साल से ये हाईकोर्ट को अधिकार मिला हुआ है कि वो इन चीजों पर सोच करके देखे कि हाँ धारा का सही उपयोग किया जा रहा है कि नहीं। अगर क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज किया जा रहा है तो केवल परेशान करने के लिए दर्ज किया गया है या उसमें कोई सचमुच की सच्चाई है, इस चीज को देखना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि कब इसका उपयोग किया जाता है, कब क्रिमिनल केसेस का आप जानते होंगे इतिहास इस देश में है कि कई बार क्रिमिनल केसेस सही काम पे किए जाते हैं, जैसे एफआईआर दर्ज कराया गया सही काम के लिए। अगर किसी ने गलत काम किया है, कोई और किसी से मारपीट किया है या किसी के यहाँ चोरी डकैती और अपराध की घटनाएं हुई हैं, तो वहां पर एफआईआर दर्ज कराना स्वाभाविक है और एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि बदले की भावना से एक विरोधी पक्ष जो है उसको पुलिस से ले दे करके या किन्हीं कारणों से एफआईआर दर्ज करा देते हैं। और जब एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ या आरोप होता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। उस परेशानी से बचने के लिए इससे 482 का उपयोग किया जाता है। परमानंद जी, आपने कहा कि किसी को परेशान करने के लिए भी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, तो अगर ऐसे में झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो धारा 482 के तहत इससे राहत कैसे मिल सकती है? राहत आप पिटीशन फाइल करिए, जिसके खिलाफ ये हुआ है उसको अगर ये लग रहा है कि ऐसा हो गया है तो वह उस एफआईआर की कॉपी और उसके खिलाफ जो चार्ज लगाए गए हैं उसका एक दस्तावेज लेकर के और वो शामिल हाई कोर्ट के सामने अर्जी लगाए, एप्लीकेशन लगाए, पिटीशन फाइल करें और हाई कोर्ट इस चीज को देखेगा पिटीशन में दम है कि नहीं है। हाई कोर्ट ऐसे नहीं कर देगा, हाई कोर्ट उसको प्रथम दृष्टया देखेगा कि पिटीशन वाकई झूठी है या नहीं झूठी है। साफ साफ पर अगर दिखाई दे रहा है कि पिटीशन ये एफआईआर झूठी दर्ज की गई है तो उस समय पर हाई कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और हाई कोर्ट हस्तक्षेप करके उसको रद्द कर देगा वहीं का वहीं। जी परमानंद जी, धारा 482 गिरफ्तारी से कैसे बचाती है, अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो? देखिए, ये बात आपने ठीक उठाई कि धारा 482 गिरफ्तारी से कैसे बचाती। जब ये इस चीज को मालूम है कि धारा 482 ये हाई कोर्ट का अंतर्निहित अधिकार है, एक इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट, तो जब गिरफ्तारी की बात आएगी तो 482 में ही अगर आप पहुंचते हैं कि ये एफआईआर ही गलत दर्ज की गई है, हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है और हमको गिरफ्तार करने के लिए एक प्रपंच रचा गया है, तो हाई कोर्ट इस चीज को देख करके अगर उसको क्वेश कर देता है, हाई कोर्ट वो एफआईआर को ही रद्द कर देता है, तो निश्चित रूप से हम गिरफ्तारी से बच जाएंगे। ये तो एक तरह से बहुत ही साफ एक तरह के क्लियर है कि अगर 482 में एफआईआर ही दर्ज हो देती है और जिसके मुकदमा दर्ज हुआ है उस मुकदमे में ही रद्द कर दिया जाता है, तो गिरफ्तारी किस बात की? गिरफ्तारी से बचाव का एकदम साफ साफ हमको मिल गया कि साधन मिल गया कि वो एफआईआर ही दर्ज हो गई, मुकदमा ही खत्म हो गया। जब मुकदमा खत्म हो गया तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी से बचाव हो जाता है। परमानंद जी, धारा 482 के तहत अगर बात की जाए हाईकोर्ट की शक्तियों की, तो वो क्या क्या होती हैं? हाई कोर्ट की शक्तियों का देखिए, हाई कोर्ट कई बार कहते हैं ना कि ब्रिटेन में कई बार ऐसा कहा गया था, जो वहाँ के कोर्ट जी तो केवल यहाँ पर सुप्रीम को धारा आर्टिकल 32 ये इनको कहते हैं कि इनको सारा अधिकार है अंडर द सन जो यहाँ पर मिला हुआ है, बस केवल इनको एक अधिकार नहीं, वो किसी पुरुष को स्त्री बना सके या किसी स्त्री को पुरुष बना सके, इतना अधिकार हाई कोर्ट को नहीं है। बाकी यह है कि कानून के रूप में हाई कोर्ट को असीमित अपरिमित अधिकार है कि उस चीज को देखे कि कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं,
उसके अनुपालन सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उस काम को करने के लिए वो अपनी निहित शक्तियों का, प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके आर्टिकल 226 के अंतर्गत उसको रिलीफ दे सकता है। और नहीं तो ये 482 भी, जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत सारी चीजें विधायिका इस चीज को नहीं समझ पाती है, तो 482 में ये इस चीज का निहित अधिकार है कि वो देख ले कि अगर सही ढंग से इलाज हो रहा है, सही ढंग से मिल रहे है, उसका न्यायालय का कार्य चल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो हम उसको रद्द कर देंगे, और रद्द करने के बाद व्यक्ति को निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी और उसको एक तरफ से न्याय मिलेगा। तो ये हाई कोर्ट के जो निहित अधिकार है, जो प्रदत्त अधिकार है, कोई एक विशेष अधिकार है हाई कोर्ट को, जिसका उपयोग वो विशेष कार्यों के लिए ही करते हैं, हर समय नहीं कर देते हैं। जी परमानंद जी, अगर दस्तावेजों की बात की जाए तो किन दस्तावेजों को धारा 482 की शिकायत में साथ में रखा जाता है? ये ठीक कहा आपने, क्योंकि आमतौर पर लोग धारा 482 के अंतर्गत जब जाते हैं सेक्शन 482 में जी, तो वो ये चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या चीज ले जाना है, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लेके जानी होती। जब आप 482 के तहत अपनी याचिका दायर करते हैं, अपनी पिटीशन लगाते हैं, तो वहां पर खास तौर पर आपको यही देखना होता है कि एफआईआर की कॉपी देखिए और एफआईआर में लगाए गए आरोपों को लिख दीजिए, और उन आरोपों को आप बताइए कि ये किस ढंग से ये आरोप गलत हैं और किन ढंग से ये आरोप जो है लगाए गए हैं, झूठे बताया गया है हमको कि इस ढंग से ये मुकदमा दर्ज गलत ढंग से कराया गया है, ये चीज को लगाइए। और बाकी आप अपना ये वो दिखाइए कि हमारी आइडेंटिटी ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे खिलाफ झूठे ढंग से ये पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस ने किसी के कहने में आकर के, बहकावे में आकर या किन्हीं कारणों से ये दर्ज किया गया है। तो केवल एफआईआर की कॉपी और उसमें जो लिखा गया है उसकी कॉपी हाई कोर्ट को अपने आइडेंटिटी के साथ ले जाकर पेश करिए, और हाई कोर्ट में इतना ही पर्याप्त है। परमानंद जी, अभी आपने हाईकोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया कि उसकी शक्तियां होती हैं और वो किसी चीज में अगर चाहे तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। अगर बात रद्द करने वाली याचिका में की जाए तो अंतरिम आदेश पारित करने के लिए हाईकोर्ट की शक्तियों का दायरा क्या है? मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि हाईकोर्ट का इस कानूनी मसले से लेकर के एक राज्य में वह असीमित अपरिमित अधिकार है जी। लेकिन वो असीमित अपरिमित अधिकार का मतलब ये नहीं है कि जो चाहे वो उस अधिकार का उपयोग ऐसे ही कर सकता है कि जैसे उसे लगे कि हम यह न्याय की प्रक्रिया में विशेष रूप से सहायता करता है जी, तो ही उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि अपरिमित अधिकार दे दिया गया है तो आप जैसे चाहे वाला प्रयोग करते रहे, ऐसा कतई नहीं प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग तभी करते हैं जब यह न्याय की प्रक्रिया में सहायक साबित हो। अब आप देखें कि हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए लगता है कि हमको इंटरिम आदेश इसमें जारी करना चाहिए, अंतरिम आदेश, एक इंटरिम रिलीफ मिलनी चाहिए जी, तो हाई कोर्ट निश्चित तौर पर इस चीज को देखेगा कि हाँ इसमें इंटरिम रिलीफ मिलने के लायक है कि नहीं है। अगर इंटरिम रिलीफ मिलने की जरूरत है तो उस चीज को, हमने तो शुरू में कहा कि वो अंतर्निहित अधिकार है, वो उसका विशेषाधिकार है, वो उसका कोई दायरा नहीं है, उसका उस समस्या से संबंधित जो भी अंतरिम आदेश देने की जरूरत है वो अंतरिम आदेश देने का अधिकार हाई कोर्ट को प्रदत्त है। परमानंद जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं धर्मो उल्लासनगर से, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनकी इस विषय से जुड़ी हुई समस्या क्या है। धर्मो जी बताइए, क्या कुछ जानकारी और चाहते हैं आप? हाँ मैम, हमारा उधर प्रॉपर्टी में 8 लोगों का हिस्सा था। पापा एक्सपायर हो गए तो अभी भाई लोग सरपंचायत रहती ना, पंचायत उधर, उन्होंने मुझे लिख के भी दिया फिर 55 लाख का आपका है कागज वागज, और उन्होंने 3 कोर्ट में हार भी चुके, वो भी कागज है मेरे पास, लेकिन वो लोग मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। मैं यहाँ उल्लासनगर में रहती हूँ, वो औरंगाबाद में है। जी परमानंद जी, देखिए मैडम, ये आपकी जो समस्या है ये 482 से संबंधित नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो 3 कोर्ट में हार चुके हैं और जो सबसे बड़ा कोर्ट है अगर वहां से भी हार चुके हैं और वो उसको लागू नहीं कर रहे हैं, न मान रहे हैं, तो एक प्रक्रिया होती है कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको कि कोर्ट की अवमानना है ये,
और ये इस कोर्ट की अवमानना के खिलाफ आप उसी कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे बड़ा न्यायालय है, हाई कोर्ट ही होगा शाही तौर पर, हाई कोर्ट में इस चीज को देखिए कि आपके आदेश के बावजूद इसकी अनुपालना नहीं की जा रही है। निश्चित रूप से हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद अगर वो लोग इस चीज को नहीं लागू करते हैं तो हाई कोर्ट इसको लागू कराने का अधिकार है, वो पुलिस से लागू कराए, इसमें कोई दो राय नहीं। धर्मू जी, आशा करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान उचित मिल गया होगा। परमानंद जी, ये प्रशांत भारती बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस क्या था और इसके क्या निष्कर्ष रहे? देखिए, ये एक बहुत ही चर्चित केस था। हाँ। और सचमुच 482 से संबंधित बहुत अच्छा केस है। ये मामला केवल हाई कोर्ट में ही नहीं शांत हुआ बल्कि ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक आया था जी। और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हमारे देश के खेयर साहब थे, उस खेयर साहब ने इसका फैसला लिखा था। ये एक तरह से बहुत चर्चित केस ये 2007 का है। उसमें वो स्थिति आ गई थी कि वो एक महिला थी, प्रिया नाम की एक महिला थी, जिसने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने प्रशांत भारती नाम के एक व्यक्ति ने उसको गई और उसने इसको वाली कोलम में पिला के दिया और फिर उसके साथ उसने उससे दुर्व्यवहार किया। जब ये कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने इस चीज को कहा कि नहीं हम भी रोकेंगे। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में लेके आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर देखा कि इसमें तो कई ऐसी चीजें विसंगतियां साफ साफ दिखाई दे रही है। वो लड़की कह रही है कि मेरी इन्होंने मुझसे शादी का बहाना दे करके इन्होंने कहा था कि मैं आज तुमसे विवाह करूंगा और विवाह दे करके मेरे साथ व्यवहार किया, दैहिक शोषण किया और ये मुझे नशे की हालत में उसमें नशा पिला करके तो मेरे साथ ऐसा। परमानंद जी, हमारे एक और कॉलर श्रीनिवास हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी समस्या जान लेते हैं कि क्या है। श्रीनिवास जी बताइए, क्या कुछ सहायता चाहते हैं आप? जी, मैं जी बोलिए श्रीनिवास, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। हमारे ऊपर ये 498A का मुकदमा किया गया था। हाँ। जो मेरे रिलेटिव के ऊपर किया गया था और अब इसको क्वैश करने के लिए हमने हाई कोर्ट में लगाया है। तो इसमें क्या जो एक्यूज्ड है, दूसरी पार्टी है, वो समझौता करके वोट हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। तो क्या रिलेटिव को भी हाई कोर्ट जाना जरूरी होगा? क्या जो वो बाहर है उनको भी बुलाना पड़ेगा? समझौता हो गया है, क्या रिलेटिव्स को भी ये 482 में पहुंचना पड़ेगा कोर्ट में? जी जी, जरूरी है कि उनके बिना हो पाएगा? जी, रिलेटिव, खासतौर से रिलेटिव जो एक्यूज्ड है वो और जो लड़की है वो बाहर चली गई है विदेश। परमानंद तो क्या जो रिलेटिव्स को आना जरूरी है? क्या 482 में क्वेश्चन के टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है? परमानंद जी जवाब दीजिए। परमानंद जी, सवाल आपसे पूछा गया है। श्रीनिवास दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, वो 482 को लेकर आपसे सवाल कर रहे हैं। श्रीनिवास, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। ये 482 में रिलेटिव को भी ये पहुंचना जरूरी होता है क्वेश्चन के टाइम पे कि जो मेन एक्यूज्ड है वो 498A का केस है, वो क्वेश्चन हो रही है, दोनों पार्टी राजी हैं, तो रिलेटिव जो लड़के का रिलेटिव्स हैं वो बाहर है, उनको भी वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है कि इसके बिना हो सकता है? लड़की जो है वो विदेश जा चुकी है। श्रीनिवास जी, इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन के लिए तो अगर आप मान लीजिए वो लड़की नहीं है तो उसका कोई पैरोकार होगा। अगर उसका पैरोकार भी आ जाता है तो क्वेश्चन तो सिर्फ उस आधार पर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो पार्टी उपस्थित रहे, आपका वकील रहेगा और या उस लड़की का वकील रहेगा, उसका कोई पैरोकार होगा, माँ बाप या भाई या कोई भी व्यक्ति
जो उसका पैरोकार होगा उस पैरोकार की उपस्थिति में वो क्वैश हो जाने की आ जाएगा। इसके लिए उस लड़की का होना जरूरी नहीं है वहां पर। और ये 498 का मुकदमा है। तो 498 के मुकदमे में क्या लड़की ने ये कहा, मान लिया है कि उसने झूठे आरोप लगाए थे, उसने डाउरी कह ली। अगर झूठे आरोप लगाए हैं तो वो उसको वापस ले ले, और अपने वापस ले लिया है तो जाहिर है कि वो कोर्स हो जाएगा। जब कोर्स हो जाएगा तो उसके लिए लड़की का होना जरूरी नहीं है, वो पैरोकार को ही एक अधिकार पत्र दे सकती है और वकील को अपना अधिकार पत्र दे देगी। जी, आशा करते हैं श्रीनिवास आपको आपकी समस्या का उचित समाधान दे पाए होंगे। परमानंद जी, बात प्रशांत भारती और बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली केस की कर रहे थे, उसी पर निष्कर्ष के लिए क्या रहा पूरा केस, उसी के बारे में आगे बताइए। जी, जो आप तो वहाँ निष्कर्ष ये इस पर यह रहा कि उस लड़की ने आरोप जो लगाया था उसने कहा था कि मुझे कैंपा कोला में कुछ ऐसा पदार्थ मिला के दिया जो मादक पदार्थ था, और उसके पीने के बाद मेरा होश नहीं रहा, और उस व्यक्ति ने मेरे प्रशांत तो मुझे झांसा देता रहता था कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, उसके साथ विवाह करूंगा। तो जब बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट ने पता लगाया तो उस लड़की का पहले ही विवाह हो चुका था। हाँ। जब विवाह हो चुका था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा विवाह पहले ही हो चुका था, तो झांसा देने की कहां से बात आ गई, शादी की झांसा देने की बात आ गई। तो झांसा देने की बात वही साफ तौर पर वो गलत हो गई। बाद में उसका लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो पता चला कि नहीं, उसके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो उसको कहीं लगता हो कि खरोंच भी आई हो। और एक और चीज है, उस कैंपा कोला की जो जांच की गई मेडिकल में, तो उस जांच में ये भी देखा गया कि वह कैंपा कोला में कोई ऐसा मादक पदार्थ नहीं मिला है। हाँ। तो ये 2-3 चीजें ऐसी मिली, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वो महिला का ऑलरेडी विवाह है, वो पहले से विवाहित है, तो वह झांसा देने वाली बात तो गलत साबित हो गई। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पूरी तरह से एक गलत FIR दर्ज कराई गई है, हरासमेंट के लिए FIR दर्ज कराई गई है, लिहाजा FIR को रद्द कर दिया, वहीं पर क्वैश कर दिया। 482 के तहत जो हाई कोर्ट को पावर था, उस पावर को चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो यह है कि वो सबसे ऊपर का कोर्ट है, इस नाते उसी को उपयोग में करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, यह CRPC के तहत ही इसको रद्द कर दिया। परमानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और 482 पर अच्छे से सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।